नमस्कार दोस्तों, एक जानकारी वाली वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ज़रा ध्यान से वीडियो देखिएगा। बहुत सारे नए लोग, बिगनर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जो शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं और जो अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जब अकाउंट ओपन कराने के बाद, डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद जब स्टॉक को हम लोग ख़रीदते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, अगर वो ब्रोकर जिसके थ्रू हम लोगों ने अकाउंट ओपन कराया, अगर वो ब्रोकर भाग गया या वो ब्रोकरेज फर्म बंद हो गया, तो आपके स्टॉक का जो आपने शेयर खरीद कर रखा है उसका क्या होगा? वो आपको कैसे मिलेगा? कहीं आप लॉस में तो नहीं चले जाएंगे क्योंकि आपका ब्रोकर हाउस भाग गया या ब्रोकरेज फर्म भाग गया या वो बिचौलिया जिसके थ्रू आपने ख़रीदा बेचा था वो भाग गया, तो क्या होगा? इसकी पूरी जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। पक्का ये तो आपको पता है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और डीमैट अकाउंट में आप ईटीएफ खरीदिए, शेयर खरीदिए, बॉन्ड खरीदिए, म्यूचुअल फंड, चाहे जो भी खरीदिए वो खरीद के रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, कागज़ पर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। क्लियर? अब ये डीमैट अकाउंट जो होता है, खोला तो आपने किसी ब्रोकर के थ्रू। अब चाहे वो ब्रोकर ज़ेरोधा हो सकता है, चाहे फायर्स होता है, चाहे एलाइस ब्लू हो सकता है, चाहे 5 पैसा हो सकता है, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, चाहे एक्सिस सिक्योरिटी हो सकता है, एक्सिस डायरेक्ट हो सकता है, चाहे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो सकता है, चाहे कोटक सिक्योरिटी, वाट एवर, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, कोई भी हो सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अकाउंट ओपन कराया किसी एक के साथ और आपने शेयर खरीदा और डीमैट अकाउंट में वो शेयर आपके चला गया, तो आपने तो ब्रोकर के थ्रू खरीदा, अब ब्रोकर भाग गया, अब ब्रोकरेज हाउस जिसके थ्रू करवाया वो बंद हो गया, तब क्या होगा? तो एक्चुअली आप इस तरह से समझिए कि आपने जो स्टॉक खरीदा है, ठीक है, उस पर डायरेक्ट पकड़, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल आपके ब्रोकर हाउस का नहीं होता। वो एक तरह का मीडिएटर होता है। ध्यान से समझिए, आपने से अकाउंट ओपन कराया और ख़रीदा और कोई स्टॉक रख दिया, लेके रख दिया होल्डिंग में, वो ब्रोकर के पास नहीं है। सबसे पहला दिमाग सोचिए, वो आपके ब्रोकर के पास नहीं है, वो सीधे चला जाता है डिपॉजिटरी फॉर्म में। अब ये डिपॉजिटरी फर्म समझिए, भारत में दो तरह के डिपॉजिटरी फर्म होते हैं। एक तरह का ये लॉकर है। क्या है? लॉकर है। जैसे बैंक के लॉकर में क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। तो इस यहाँ के लॉकर में, डिपॉजिटरी फर्म में आपके स्टॉक्स रखे होते हैं, म्यूचुअल फंड रखे होते हैं, एक तरह का समझिए, ईटीएफ रखा होता है, बॉन्ड रखा होता है। और ये दो डिपॉजिटरी होता है भारत में, दो। सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त, सेबी ने दो डिपॉजिटरी हाउस को, फर्म को मान्यता दिया हुआ है, जिसका नाम है एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। ध्यान से समझिए, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ब्रोकर के थ्रू आपने शेयर खरीदा, ब्रोकर ने आपको रास्ता दिखाया शेयर मार्केट का, उसके थ्रू आपको एंट्री हुआ और आपने शेयर खरीदा। अब वो शेयर खरीदने तक ब्रोकर का काम है, उसके बाद ब्रोकर का कोई काम नहीं, क्योंकि वो जैसे ही आप शेयर खरीदते हैं और T+2 वर्किंग डे होता है, यानी कि डिलीवरी आपके अकाउंट में आता है, तो वो चला जाता है सीधे कहाँ? डिपॉजिटरी हाउस में। कहाँ चला जाता है? या तो CDSL के पास चला जाएगा या NSDL के पास चला जाएगा। अब ये CDSL भी डिपॉजिटरी है, NSDL भी डिपॉजिटरी है। CDSL तो लिस्टेड है मार्केट में, NSDL भी कुछ समय में आ जाएगा। तो अब ये होगा कि CDSL सरकारी मान्यता प्राप्त है, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो CDSL या अब आपका ब्रोकर जिस डिपॉजिटरी फर्म के साथ रजिस्टर्ड है वो वहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, जैसे HDFC सिक्योरिटी NSDL के साथ है, एक्सिस सिक्योरिटी CDSL के साथ है, मान ले नहीं, एक्सिस सिक्योरिटी NSDL के साथ है और HDFC सिक्योरिटी CDSL के साथ है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ एक्सिस डायरेक्ट में कुछ खरीदता हूँ, तो वो एक्सिस डायरेक्ट के थ्रू मैं खरीद सकता हूँ, वो एक ब्रोकरेज फर्म है, वो एक ब्रोकरेज हाउस है, लेकिन वो जैसे ही खरीदूंगा ना, वो चला जाएगा NSDL के पास। NSDL के लॉकर में, जो मेरे नाम से डीमैट लॉकर रखा हुआ है, डीमैट अकाउंट बनाया गया है, उस लॉकर में वो रखा जाएगा। अब ब्रोकरेज हाउस का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जब मुझे बेचना होगा तो मैं फिर अपने ब्रोकर को आदेश दूंगा अपने टर्मिनल के थ्रू या फ़ोन करके कि भाई मेरा वो शेयर बेच दो। तो ब्रोकर क्या करेगा? जाएगा CDSL के पास, आपका अगर CDSL में रखा हुआ या NSDL में, बोलेगा भाई ये जो मेरा क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, उसने मुझे आदेश दिया है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसने मुझे दिया ये देखिए कागज़। यानी आप तो ऑर्डर कंप्यूटर से देंगे ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ जाएगा CDSL में और वो बोलेगा कि ये इन्वेस्टर अब बेचना चाहता है, तो ये वाला शेयर दे दीजिए, मार्केट में बेच दीजिए। तो वो CDSL वहाँ से बेच देगा। सिर्फ ऑर्डर देने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है आपका ब्रोकर हाउस। इसलिए अगर वो बंद हो गया, भाग गया, तब आप कहेंगे कैसे मिलेगा?
तो भाई आपका पैसा आपका स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं है, वो CDSL NSDL के पास है, इसलिए आपका पैसा सेफ है। क्योंकि आपके पास जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते होंगे तो आपके पास एक मैसेज आता होगा कि आपका फलाना डीमेट अकाउंट NSDL या CDSL के साथ लिंक्ड हो गया है, ऐसा करके एक मैसेज आता होगा, दिस इज योर डीमेट अकाउंट नंबर से लिंक्ड और शेयर विथ NSDL और CDSL, ऐसा करके एक मैसेज आप लोग को आता होगा। यानी NSDL और CDSL अब आपके स्टॉक्स के प्रति जवाबदेही होता है, वहाँ सुरक्षित है, आप कभी भी वहाँ से चाहिए और बेच दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ स्टॉक्स में, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। अगर भाग भी गया ब्रोकर तो भाग जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपका वहाँ रखा हुआ है CDSL और NSDL के पास, वहाँ से आप बेच सकते हैं। जाएंगे CDSL NSDL के वेबसाइट पर, वहाँ पर से आदेश होगा कि भाई ये मेरा ब्रोकरेज ये स्टॉक था, ये भाग गया ब्रोकर हाउस, अब मुझे जो है क्या करना है, तो मुझे बेचना है। तो वो कहेगा ऐसा करो भाई, डायरेक्ट तो तुम नहीं बेच पाओगे, किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। आप ऐसा करो, किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करा लो, आप एक दूसरे ब्रोकर के पास अकाउंट करेंगे और वो क्या करेगा, उस अकाउंट से NSDL क्या करेगा, लिंक करवा, आपको एक फॉर्म प्रोसेस करना पड़ता है, वो लिंक कर देगा कि भाई फलना का अकाउंट नंबर है, ये पहले वाला अकाउंट नंबर था, उससे इसको लिंक कर दीजिए, इसका शेयर इसमें ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ से फिर ये बेच सकता है। इसलिए आपका NSDL और CDSL में पड़ा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, टेंशन नहीं लेना है उसमें। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, हर्षद मेहता स्कैम में, हर्षद मेहता की कंपनी थी ना ग्रोमोर, तो वो तो क्या हुआ, वो हो गया बर्बाद। तो क्या हुआ, शेयर का प्राइस नीचे आ गया ना, उसके बर्बाद होने से हुआ कि शेयर का प्राइस नीचे आ गया, लेकिन उसका ब्रोकर फर्म जो ग्रोमोर था वो बंद हो गया, लेकिन उसका स्टॉक जो जितने लोगों ने स्टॉक में पैसा लगाया वो स्टॉक तो पड़ा हुआ ही था ना। तभी ना आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा और वेब सीरीज में भी देखा होगा कि शेयर का आदान प्रदान कर रहा था, अटैच कर रहा था, या वो क्या कहते हैं उसको, एसेट में अटैच कर रहा था शेयर को। क्यों, वो शेयर पड़ा है, शेयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, शेयर आपका रखा हुआ है, वो आप उसको बेच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ब्रोकर भले भाग जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई देख, ब्रोकर सिर्फ एक माध्यम होता है, इसलिए आपका पैसा सुरक्षित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस, अगर म्यूचुअल फंड खरीदता है और वो भाग गया तब, अरे भाई तो म्यूचुअल फंड भी किसी वो जो हाउस होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, तो आपको एक AMC मिलता है ना, क्या मिलता है आपको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC, आपका म्यूचुअल फंड AMC के पास रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे AMC हैं, जैसे कि कैम्स, CAMS कैम्स, आप देखते होंगे इसका स्टॉक भी लिस्ट है मार्केट में, कैम्स। और एक AMC आता है जो कि वो आपका एक AMC है शायद फ्रैंकलिन करके है, और एक AMC है वो कार्बी करके है, वो AMC है। तो आपका म्यूचुअल फंड कार्बी AMC के पास रहता है। आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, अब म्यूचुअल फंड का काम ब्रोकर के थ्रू खरीद लिया, डायरेक्ट भी खरीद लिया, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाता है AMC पर, तो AMC के पास वो पड़ा रहता है, वो सेफ रहता है। इसलिए चाहे ब्रोकर भाग जाए, कुछ हो जाए, आपका म्यूचुअल फंड और आपका शेयर एकदम सुरक्षित रहता है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और अगर आ गया है समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।